मुलाकात करने के लिए भी कहा गया था। ओके, आपने नाम क्या बताया? पेपरसानिया, पूरा नाम क्या बताया? राजकुमार गुप्ता पेपरसानिया। अच्छा, राजकुमार गुप्ता पेपरसानिया। आप यहाँ भोपाल में ही रहते हैं और आप लेखक हैं? हाँ, लेखक है। मैं खोजी इतिहास से संबंध में लिखता हूँ और मेरी 14वीं पुस्तक अभी प्रकाशित होने वाली है। वाह 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 वाह। रानी कमलापति के ऊपर भी मैंने पूरा उपन्यास लिखा है। अरे वाह 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 वाह, आपने तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। बालाघाट राजकुमार की जी, आपको नहीं लगता है कि हम लोग अपने आइसोलेटेड डोमेन में काम करते रहेंगे तो हमारा भला नहीं है? सही बात। देखो, हमारी कई प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आई डोंट नो, कल मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुनने गया था। हालांकि मेरा विचार था कि मैं उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन वो चूंकि 3 घंटे चल गया तो फिर मेरी और प्राथमिकताएं थी तो मुझे वहां से आना पड़ा। मैं उनका नंबर मालूम करके उनसे फोन पर भी बात करने की कोशिश करूंगा जी। तो कुलश्रेष्ठ जी ने एक दो चीजें तो जो पुरानी ऑलरेडी जिन पे हम काफी जोर दे रहे हैं उनको दोहराया, ठीक है ना। जैसे उन्होंने आर्टिकल 333 की बात की, राइट, कि पूरे अभी हमको नहीं मालूम थी, उन्होंने गणना भी बताई कि पूरे भारत में 260 जो है एंग्लो इंडियन है। भारत के पार्लियामेंट में उनके लिए 2 सीट है और सभी विधानसभाओं में 1-1 सीट है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 10 के ऊपर एक आदमी के लिए जो है जगह बनाई गई है। और ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जो उस समय अंग्रेज थे, जिन्होंने वैध या अवैध संबंध कायम करके जो संतानें हुई उनका नाम एंग्लो इंडियन दिया गया। एंग्लो इंडियन। उनके हितों को साधने की चिंता हमारे जो ये सम्मानित और आधे अपराधी काले अंग्रेज हैं, इन्हें क्यों चिंता थी? और आज तक वो चल रहा है। क्योंकि जो है हमारी नीयत साफ नहीं है। देखिए, हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ, पूरे देश ने जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को सिर पे बिठाया जब इन्होंने आर्टिकल 370 को जो है वो किया। और आर्टिकल 35A तो असंवैधानिक तरीके से संविधान में डाला गया था, क्योंकि आपका 1950 में संविधान लागू हो गया था, राइट। हाँ। और मई 1954 में आप आर्टिकल 35A घुसेड़ देते हो तो आपको आर्टिकल 368 में जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। क्यों नहीं करना पड़ेगा? और आप देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कहीं कहीं इन्होंने उसको रूल 35A भी कहने की कोशिश की। किताबों में छापा नहीं उसको, राइट। एक आध किताब में छापा तो उसमें भी सही जगह पे, क्रम पे नहीं छापा। और हम तो ये कह रहे हैं कि हमने सिविल सर्विसेज जैसा एग्जामिनेशन दिया जिसमें जनरल स्टडीज में मुझे बहुत ही ज्यादा मार्क्स मिले थे। और मुझे ये ज्ञात ही नहीं था कि आर्टिकल 35A नाम की कोई चीज होती है। मतलब इतना छिपा के ये सब काम किया गया बिना संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किए हुए। और हम लोग इतने डिप्लोमेटिक हैं, हम लोग हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाहते हैं। हमारी ये दुष्टता ही हमारी इस गति के लिए जिम्मेवार है। अब ये बताइए, सेकुलर कंट्री में आपने एक सच्चर कमीशन बनाया, उसकी जो है चीजें ना पार्लियामेंट के सामने पेश की गई ना प्रेसिडेंट के सामने पेश गई। और सच्चर कमीशन की कोई जो है उसको फॉर्मल अप्रूवल नहीं दिया गया, लेकिन उसके आधार पर एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। आप ये बताइए, सेकुलर उसमें कैसे कर सकते हैं आप? सेकुलर उसमें जो है हमारा सभी धर्मों के प्रति संभाव होना चाहिए। तो आपने हमारे धर्म के जो मंदिर हैं, अभी आपको मालूम है बल्कि पुष्पेंद्र कुशवाहा जी ने उसके ऊपर भी प्रकाश डाला था कि वहां की उत्तराखंड की सरकार ने कोशिश की कि सभी मंदिरों को अधिग्रहण करने की, राइट। जिससे उनको पैसा मिले। फिर जो है जब वो अपने गांव में गए तो गांव के लोगों ने उनको चारों तरफ से घेरा और शुद्ध भाषा में, जो भाषा उनको सामान्य काले अपराधी, काले अंग्रेजों को समझ में आती है, उस भाषा में उन्होंने इनको समझाया
और ये बाध्य हुए और इन्होंने जो नोटिफिकेशन था उसको उसी समय रद्द किया, उसी रात से, कल परसों की बात है, राइट। अभी आप बताइए जो है हमारा जो मंदिर है, एक एक मंदिर का 1300 करोड़ जो है शासन के पास जा रहा है। यदि मंदिरों का पैसा जाना चाहिए तो जो है सभी धार्मिक संस्थानों का जाना चाहिए, चर्च का भी जाना चाहिए और इसका भी जाना चाहिए। जब आप समानता की बात करते हैं और सेकुलर करते हैं तो उसमें आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 जैसे प्रावधान हटना चाहिए, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। नहीं, इसके अलावा और दूसरी बात है, उस समय जबकि आपने मुसलमानों के लिए एक पृथक देश दिया, जिन दुष्टों ने इस पृथक पाकिस्तान के फेवर में काम किया, वो सब 80-90% को यही रहने दिया गया, उनको गवर्नर बनाया गया, उनको मंत्री बनाया गया, यहाँ की संविधान समिति में भी उनको सदस्य बनाया गया। यदि उनको भारत इतना अच्छा लग रहा था तो फिर उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनवाया, विभाजन क्यों कराया, देश मैं वो कह रहा हूँ था। और आप ये देखिए हमारी दुष्टता कितनी है कि हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान चले गए मुसलमान, हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता जी कहते हैं और जो है ना पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि भाई इनके जो आवास गृह हैं उन्हें खाली रखा जाए, क्योंकि वो मुसलमान वापस आएंगे। मैं पूजनीय राष्ट्रपिता महोदय से और पूजनीय चाचा जी से, मालूम नहीं इन्हें किसने चाचा बनाया है, ये इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने धर्म के आधार पर 2 देश बना दिए, तो जो मुसलमान भारत से जाके जो है पाकिस्तान गए थे, उन्हें आप वापस क्यों बुलाना चाहते थे? नहीं, वो धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया। मैं तो उनकी सोच को क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ कि आपकी ये सोच क्यों थी। और हमारे पूजनीय जो राष्ट्रपिता जी, वो उन्होंने जो जब जो है पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक कर रहा है कश्मीर में, और तो वो धरने पे बैठे हुए हैं कि हम इनको जो है वो 65 करोड़ है, 54 करोड़ रुपीज जो है आप इनको दीजिए। ये धरने पे वो क्यों बैठे हैं? नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अच्छा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। आपने ये कहा था कि जो है पाकिस्तान मेरे जो है 100 पे बनेगा, आपने तो धरना भी नहीं किया पाकिस्तान ना बनने के लिए। तो बेसिकली कहीं ना कहीं यदि बारीकी से देखा जाए तो इस चरित्र पे आप लोगों को विचार करना चाहिए राष्ट्रपिता जी का, कि क्या दुष्टों ने राष्ट्रपिता जी का महिमा मंडन करके कुछ दूसरी कहानी गढ़ी है क्या? क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटली जी, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट ढंग से जस्टिस चक्रवर्ती जी को ये बताया कि देश का इंडिपेंडेंस जो है ना तो नेहरू जी के कारण मिला और ना राष्ट्रपिता जो है ना गांधी जी के कारण मिला। तो वो कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना ढाल बिना कर दिया वो। तो इतने हजारों लोगों ने जो है ना बलि दी और उससे ज्यादा लोग जो है दंगों में मारे गए। आपको जब 2 देशों का विभाजन हो रहा था तो आप दुष्टता देखिए कि एक वकील आता है जिसका नाम रेड क्लिफ था, और वो जो है टोपो सीट पे एक लाइन खींचता है और उससे जो है ना भारत और पाकिस्तान का भविष्य लिख दिया जाता है। चाइना में भी तो शायद उसी ने खींची थी। अब चाइना को अभी बाद में बात करेंगे, पहले इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि किसी ने ये ध्यान नहीं दिया, हमने क्या ये हम एक आम आदमी के दिमाग में ये बात आएगी कि जब जो है ना इस तरीके का मास जो है पलायन होगा, मास जो है ना शिफ्टिंग होगी, तो उस समय के क्या हालात होंगे उनको पहले से इमेजिन करके, और उस समय हिंसा नहीं होगी इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास क्यों नहीं किए, बातचीत क्यों नहीं की, इसका ढांचा क्यों नहीं बनाया? जो लोग यहाँ पहुंचेंगे और वो भी लाखों की संख्या में, उनको जो है कहाँ सेटल करेंगे, यह व्यवस्था जो है उनके सेटलमेंट के पहले होना चाहिए थी ना। बेचारे जो लोग बाग पाकिस्तान से यहाँ आए, उन्होंने दिन भर फड़ लगा के कमाया और रात में उनकी जो है ना पत्नियां बेचारी जो है ना भोजन बनाती थी, और सुबह जो ट्रेन आती थी उसमें उनको जो है ना महिलाओं को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसमें कटी हुई लाशें आती थी, और जो बचे कुचे लोग जो है ना आ पाते थे उनको जो है ना ये लोग जाके भोजन कराते थे।
ये जो देश के जो है ना प्रधानमंत्री बन गए, इनका कोई दायित्व नहीं था। ये क्या आपने जो है कपड़े विदेशों से धुलवाने में ही इन्होंने अपनी शान समझी? सर मैं तो हेलो अभी एक चीज अभी कल और पुष्पेंद्र जी ने बताई, मुझे जान के दिमाग घूम गया। अभी मैं उस पर अध्ययन करूंगा, मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि 2013 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने कुछ अमेंडमेंट किए इसमें वक्फ बोर्ड वाले में, और वो जहां पे कहते हैं ये हमारी संपत्ति है और प्रशासन और कोर्ट तो मालूम है कि जो है ना उनको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है और वो संपत्ति उनकी हो जाएगी। ये क्या बदतमीजियां हैं। और ये जो है इन्होंने जो है हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को समान अधिकार देने की भी कोशिश नहीं की। कितने दुष्ट सम्मानीय काले अंग्रेज हैं ये। नहीं, ये बताइए ना, इनकी दुष्टता का कोई सीमा है क्या? और ये जिनके बोर्ड पे आते हैं उनको जो है ना उन्होंने ग्रांटेड मान लिया है। हाँ। तो अभी जैसे जो जब आपको दिख रहा है कि इतने सारे मंदिर बदले गए हैं और वहां पे अवशेष अवेलेबल हैं, आपके ऊपर अत्याचार किया गया, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन चीजों को छेड़खानी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? यदि इससे कोई जो है ना मुस्लिम भाई पीड़ित हो रहा है तो अभी भी वो अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करे और पाकिस्तान चला जाए। भाई उसके लिए तो देश बनाया गया है ना। नहीं, वो पाकिस्तान नहीं जाता क्योंकि पाकिस्तान में उसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। नहीं, ये उसकी चॉइस है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर ये बदमाशियां और ये मक्कारियां क्या हैं, क्यों हैं? हम तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 वगैरह को भी संशोधन करके हटाया जाए। बस वो जो माइनॉरिटी कमीशन है, जिसका कोई जो है बिना उसके कचर कमीशन, जो कि इलीगली इन लोगों ने बिना पार्लियामेंट में रखे, बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए, उस बिना फॉर्मल अप्रूवल के, उसके तहत माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया है। 7,000 करोड़ के लगभग जो है ना पैसा जो है ना उसके माध्यम से बांटा जा रहा है। तो भाई ये क्या बदतमीजी है। आप देखिए, आपका जो ये है, क्या नाम इसका, ये देखिए केजरीवाल, आपने जरूर पढ़ा होगा कि एक मौत हुई तो ये व्यक्ति जो है ना 1 करोड़ की चेक लेके उस मुसलमान के घर पे देने गया। भैया, हिंदुओं ने बाकी धर्म के लोगों ने क्या पाप किया है? आपके पास भी जो है चेक लेके चले जाते। कम से कम सेकुलर देश में जो है ना संभाव तो रखो। ये अजीब देश है कि यहाँ पे बहुसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है और हम कितने बोने चरित्र के लोग हैं, ये बताइए। ये हमारा बोनापन है। सही बात। लोग बाग जो है, ये बताइए कितनी दुष्टापूर्ण बात है कि 1,78,000 करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट के एनपीए के नाम पे जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए, माफ कर दिए गए, और उन्हीं लोगों से अनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी में फंड ले लिया गया। ये क्या दुष्टता नहीं है? अब आप ये बताइए, जब आपने जन आवास के अधिकांश लोगों के अकाउंट खुलवा दिए थे, तो जो बचे हुए थे उनके अकाउंट भी खुल जाते। आप एक्सचेंज की सिस्टम क्यों लेके आए? आपको जो है एक्सचेंज की बताए, जिसके पास जितना पैसा था वो जमा कर देता और फिर चाहे जितना छपता जाता उसके हिसाब से अपन देते रहते, और उसके अपने डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से वो वैसे भी अपना 90% काम करा लेते, उसे पैसे की क्या जरूरत थी? तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं नियत में तुच्छता है। और इन सम्माननीय काले अंग्रेजों को बहुत सारे लोग चला रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, कोई लोग जो है ना उसे कहते हैं हम दो हमारे दो कहते हैं, ठीक है ना, और उनके लिए हम दो कुछ जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के दबाव में है, कुछ दोस्तों के दबाव में है, और जो अपने आप को बहुत प्रबुद्ध नागरिक कहते हैं, उन प्रबुद्ध नागरिकों के मुंह पे 5 थप्पड़ मारते हुए इन हिस्टोरियन ने आपके अच्छे इतिहास को छिपा दिया है।
इन्होंने आपके सामने आपके इतिहास को डिस्टॉर्ट कर दिया है। और हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने इतनी किताबें लिख दी। हमने काहे की किताबें लिखी? यदि हमें पहला कोई काम करना चाहिए तो इन हिस्टोरियन ने जो इतिहास को छिपाया है या बदला है, हमें जितनी भी जो है इतिहास में रिसर्च करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, वो उन्हीं टॉपिक में बांट के इनसे लोगों से कहा जाए कि आप जो है ना इस पर रिसर्च करो। और वो जाके जो है, क्योंकि यहाँ का तो मटेरियल सब इन लोगों ने ना तो छपने दिया ना होने दिया, तो यहाँ जितना मिल जाए वहाँ ठीक है, लेकिन इसमें अधिकांश मटेरियल हमको यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, राइट। तो जहाँ पे भी वो मटेरियल है वहाँ इन हिस्ट्री के छात्रों को जाने दिया जाए, वो महीनों वहाँ रहें, वहाँ की लाइब्रेरियों से और ये वो ऑथेंटिक जो है साहित्य को निकालें, और फिर उन सब के साथ इन हिस्टोरियन को जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दिया गया है उनसे शास्त्रार्थ कराया जाए कि क्या ये लोग इतने नादान थे। कम से कम यदि वो अभी जिंदा हैं तो उनकी भर्त्सना होना चाहिए, और यदि वो नहीं है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक्सपोज करके कम से कम उनका कोई फॉलोअर तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये हम कैसे, ये कैसा देश है जहाँ पे साइंटिस्ट जो है दूसरों से जो है पैसे लेके हर दिन अपनी रिसर्च बदलता है। ये तो बताया गया था कि साइंस बदलती नहीं है, साइंस इज नथिंग बट द फैक्ट्स ओनली। तो ये कौन से साइंटिस्ट हैं जो कभी कहते हैं ये चीज अच्छी है और फिर कहते हैं ये चीज खराब है? तो साइंस भी आजकल बदलने लगी हुई है और हम विद्वान साइंटिस्ट कहते हैं अपने आप को। आप ये देखिए कितने एनजीओ जो है पैसे के लालच में उन बाहर के लोगों को उनके माफिक रिपोर्ट बना के भेजते हैं और उसकी कॉपी भारत सरकार को भी उपलब्ध नहीं कराते हैं। ये एनजीओ किसके लिए काम कर रहे हैं? एक आध 2-4-6 रिसर्च जो स्टडी इन एनजीओ, जो बड़े बड़े एनजीओ हैं जिनके पास ज्यादा पैसा आता है, उन एनजीओ के ऊपर पीएचडी कर दी जाएगी। ये हमारा जो है मानव वाला डिपार्टमेंट है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो एचआरटी डिपार्टमेंट कहते हैं, वो जो है एक सूची बनाए कि किन किन एरिया में जो है रिसर्च होना चाहिए, और हमारी सभी यूनिवर्सिटियां पहले उन सब्जेक्ट पर रिसर्च कराए और उनको हम इतनी इनेबलिंग दें कि वो जाके विदेशों में भी महीनों रहे और वहां पर रिसर्च करें। ये ना सोचा जाए कि साहब जो है नयास कर रहा है। यदि वो रिसर्च करके उस समय का उपयोग करके ठीक नहीं लाता है तो उससे पहले से एफिडेविट करा लिया जाए कि उससे हम जो है ना उसे वसूल करेंगे। तो उसके ऊपर ये दबाव भी होना चाहिए कि उसे जो है ना ऐश करने नहीं जाना है, उसे सही काम करना है। क्या सोचते हैं आप?